हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का चैप्टर 1 एसपीएम, जिसको हम लोग शॉर्ट में स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को एसपीएम कहते हैं। इसका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और इसमें पूरे एसपीएम में जो भी टॉपिक्स हमें कवर करने होते हैं उनसे रिलेटेड एक समरी दिया होता है कि स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया है, कैसे आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना है और कौन कौन से कवरेज होते हैं आपके इस सिलेबस में, उनके बारे में पूरा डिटेल है। इंट्रोड्यूस कराया है एक तरह से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है। फिर एक एक यूनिट करके हम लोग इसके अंदर जो भी परफॉर्मेंस के टूल्स, मेजरमेंट के टूल्स होते हैं, उसको कंट्रोल करने के टूल्स होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन। सर इंट्रोडक्शन, आप ये इंट्रोडक्शन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपके स्टडी मैट का है। पूरा हम लोगों का कवरेज जो होगा वो स्टडी मैट का होगा। स्टडी मैट को हम लोग रेफरेंस के रूप में लेंगे और इसको लिखना कैसे है या याद कैसे करना है, इसकी एक समरी अपने दिमाग में कैसे बनानी है, उसको भी हम लोग लिखेंगे। और दूसरे साइड में उसको रिलेट करेंगे अपने स्टडी मटेरियल से, ताकि हमको दोनों चीजों का ये हो जाए कि हमको सर चीजें याद भी हो गई हैं, उसको समराइज भी कर लिया और उसको अपने स्टडी मैट से हम लोग रिलेट भी कर लिए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट डिस्कशन, कंप्लीट कवरेज हो जाएगा हर एक यूनिट का। देखिएगा, सबसे पहले हम आपको एक समरी बताते हैं कि इंट्रोडक्शन जो टॉपिक इसमें दिया हुआ है उसमें क्या क्या है, और फिर उसको आपको स्टडी मैट से दिखाते हैं करके। तो सबसे पहले देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सर एसपीएम, स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक दिया हुआ है कि स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो करना है आपको, वो किस पैरामीटर्स पे करना है, इनके पैरामीटर्स क्या हैं, इनके एस्पेक्ट क्या हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट को कवर किया गया है पूरे सिलेबस में। तो पहला लिखा है फाइनेंशियल पैरामीटर्स, फाइनेंशियल पैरामीटर्स, और दूसरा ऑपरेशनल पैरामीटर्स, ठीक है ना। ये दो पैरामीटर्स पे पूरी कवरेज है। सर फाइनेंशियल पैरामीटर्स में क्या क्या चीजें हैं, तो ये आप शुरू से, जब से आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तब से ये पैरामीटर्स आपके साथ चल रहे हैं, और ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है कि हम अपने परफॉर्मेंस का मेजरमेंट हमेशा फाइनेंशियली करते हैं। लेकिन जो आज का बिजनेस इन्वायरमेंट है, सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस करने से, फाइनेंशियल कंट्रोल करने से, या सिर्फ अपने फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव करने से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं कर सकते। आपका सर्वाइवल, आपका जो एग्जिस्टेंस है वो लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं हो सकता। उसके लिए आपको दोनों पैरामीटर्स पे काम करने होंगे। कौन कौन से सर? फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेशनल पैरामीटर्स, ठीक। सर फाइनेंशियल पैरामीटर्स में क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ना है, और क्या हमारे सिलेबस में क्या ये है? बिल्कुल है, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पढ़ के निकल जाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट, सर ये हमारा फाइनेंशियल पैरामीटर्स को मेजर करने का एक टूल है। तो बैलेंस शीट के बारे में आप काफी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं और बैलेंस शीट को जानते हैं कि ये भी हमारे एनालिसिस का एक पार्ट होता है। हमें एक किसी पर्टिकुलर डेट का, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का हमारे फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी देता है कि हमारी एसेट और लायबिलिटीज कितनी है। तो वो भी एक टूल है मेजरमेंट का। दूसरा सर हमारा इनकम स्टेटमेंट, बिल्कुल है, हमारे प्रॉफिट के बारे में बताता था। तो इनकम स्टेटमेंट, इसके बारे में भी आपको आगे यूनिट्स में पढ़ने के लिए मिलेंगे। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिल्कुल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप खूब पढ़े होंगे। दूसरा उसके आगे है अकाउंटिंग रेशियोज, अकाउंटिंग रेशियोज, ये भी हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के टूल्स हैं। और ईटीसी, जिसमें इसमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ईटीसी या लिख देते हैं शॉर्ट में, कंपैरेटिव बैलेंस शीट है। और सर कॉमन साइज
कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव पीएनएल अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज, अभी इन सब कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ये सब के सब फाइनेंशियल पैरामीटर्स से रिलेटेड हैं, सब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं, उनका मेजरमेंट करते हैं और आपको कैसे कंट्रोल करना है, क्या कमियां हैं, आप यहां से वो चीजों को पकड़ते हैं और उस पर काम करते हैं। दूसरा है ऑपरेशनल पैरामीटर्स, जिनके बारे में पढ़ना है। इसमें जो है आपको पढ़ना होगा एम्प्लॉयज से रिलेटेड, एम्प्लॉयज से रिलेटेड कि एम्प्लॉयज के स्किल को डेवलप कैसे करना है, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, उसको किस तरह का उसका पे स्केल होना चाहिए, किस तरह के उसका इंसेंटिव सिस्टम बनाया जाए जिससे वो अपना अधिक से अधिक 100% अपने एफिशिएंसी तक पहुंच सके, जितना मतलब उसकी क्षमता है वहां तक वो हमें दे सके। तो इसके लिए हमें एम्प्लॉयज से रिलेटेड परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करना होगा, कंट्रोल करना होगा, चेक करना होगा, मॉनिटर करते रहना होगा। तो ऑपरेशनल पैरामीटर्स में क्या क्या आते हैं सर? एम्प्लॉयज हो गया, दूसरे अपने कस्टमर्स हो गए, इनके बारे में भी पढ़ना होगा, कस्टमर्स को कैसे हम अधिक से अधिक कस्टमर के प्रति लॉयल रहें, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, कस्टमर को मैनेज करना है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है, इन सब के लिए सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये भी एक यूनिट है जो हमें पढ़ना है। तो कस्टमर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर सप्लायर्स, सप्लायर्स हो गए जी, सप्लायर से रिलेटेड क्या पढ़ाई करनी होती है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है सप्लायर से ही रिलेटेड है। कब आपको इन्वेंट्री की आवश्यकता है, वो जस्ट इन टाइम बेसिस पे, यानी जब आपको जरूरत हो उसी समय मिले, उसको रखने की ज्यादा, अगर ज्यादा स्टोरेज करेंगे सर उसकी कॉस्ट बढ़ती है। ये सब चीजें हमें पढ़नी होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, कि लेट भी ना हो इन्वेंट्री को मिलने में और जरूरत से पहले भी ना मिल जाए, दोनों में हमारा नुकसान होता है। अगर लेट से मिलेगा सर प्रोडक्शन रुक जाता है, जरूरत से पहले लेके रखेंगे स्टोरेज कॉस्ट होती है। ये सारी समस्याओं को या इन सभी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारा अच्छा होना चाहिए, वो सप्लायर से रिलेटेड चीजों में पढ़ना होता है। दूसरे हो गए हमारे कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप नहीं ले सकती, उसके ऊपर गेन करना होता है भाई, अपने कॉम्पिटिटर को आप पीछे करेंगे तभी तो आगे होने वाले हैं। तो कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानकारी रखनी होगी। अपने इन्वेस्टर्स, किस तरह के इन्वेस्टर्स हम हमसे रिटर्न चाहते हैं, कैसे इन्वेस्टर्स हमारे बिजनेस से अट्रैक्ट हो रहे हैं, कितना वो हमारे शेयर का प्राइस देना चाहते हैं, ये सारी चीजें हैं जो है इन्वेस्टर्स से रिलेटेड हैं। और स्टेक होल्डर जो बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस में जोखिम लेते हैं, बिजनेस में हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो गए, हमारे कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म के फंड प्रोवाइडर्स हो गए जो बिजनेस में हमारे साथ जुड़े होते हैं, जो उधार में हमें सामान वगैरह देते हैं। तो इनसे रिलेटेड ये जो इनका मैनेजमेंट करना है, इनके परफॉर्मेंस का बारे में कंट्रोल करना है और मतलब इनको मैनेज करना ऑपरेशनल मैनेजमेंट में आ जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हो गया सर, दोनों तरह के हो गए। और इन पूरे को मैनेज करना हमारा स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आता है। तो ठीक है, पहली चीज तो एसपीएम में क्लियर हो गई कि फाइनेंशियल पैरामीटर, ऑपरेशनल पैरामीटर, ठीक है, ये हमारे स्टडी मैट में भी दिया हुआ है, आपको भी दिखा देंगे, इसे रिलेट करा देंगे ताकि आपको ये चीजें याद हो गई। तो 2 टॉपिक याद हो गया, ठीक है सर। अपने कॉपी में भी आप ऐसे ही बना सकते हैं कि पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर में सर ऐसे ऐसे बनाएंगे ताकि आप बाद में रिवीजन करें, आपको एक बार में सारी चीजें याद हो जाए। दूसरा सर, एक पॉइंट तो ये आपने करा दिया, दूसरा पॉइंट आप क्या करना चाहते हैं? वाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की सही में आवश्यकता क्यों पड़ी? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है बिजनेस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सर्वाइवल के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट टूल क्यों बन रहा है? उसके पीछे कारण ये है कि आज का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो कैसा हो चुका है? वो सर काफी वी यू सी ए याद रखने के लिए ये हो चुका है वोलाटाइल, पहली बात, यानी कोई वोलाटिलिटी आ चुकी है। वोलाटिलिटी का मतलब होता है कि वेरिएबिलिटी, जिसको आप कहते हैं कि वेरिएशंस, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, कोई भी इस समय जो बिजनेस में क्योंकि इस समय जो इन्वायरमेंट है फास्ट चेंजिंग है,
मतलब कोई टेक्निक आती है, उससे अच्छी टेक्निक कुछ दिन के अंदर आ जाती है, तो उसको अडॉप्ट करना होता है आपको, उनसे उस पर गेन करना होता है, उस पर कम्पिटेटिव एडवांटेज लेना होता है, स्ट्रेटजिक गेन लेना होता है। तो इसके लिए मैनेजमेंट जरूरी है। यानी बिजनेस इन्वायरमेंट में जो वोलाटिलिटी आ गई है, वेरिएबिलिटी आती रहती है, इसकी वजह से। दूसरी चीज, ये फैक्टर्स हैं जो हमारे लिए बिजनेस इन्वायरमेंट को, परफॉर्मेंस को इम्पोर्टेंट बनाते हैं। दूसरा, अनसर्टेनिटी हो चुकी है। अनसर्टेनिटी, कंपटीशन बढ़ चुका है। कंपटीशन बढ़ने की वजह से कब कस्टमर किधर से किधर चला जाए, किस बात पे चला जाए, ये अनसर्टेन रहता है। इसलिए हर तरह के मार्केट की जानकारी आपको भी होनी चाहिए। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये सब काम करता है, मार्केट की जानकारी लेना उसका काम होता है। दूसरा सर, और क्या हो सकता है, बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटी भी हो चुकी है। कॉम्प्लेक्सिटी और बिजनेस में जो एम्बिग्युटी कहते हैं हम, ये एम्बिग्युटी हो गई। ये चारों ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट को कॉम्प्लेक्स वोलाटाइल बना रहे हैं, और इन पे हमको कंट्रोल करना होता है, जिसके लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जरूरी है। यानी दो बातें हम लोग समझ गए, पैरामीटर्स और बिजनेस इन्वायरमेंट इस समय है कैसा, और क्यों परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ रही है। थर्ड पॉइंट अपना है कि सर, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता क्या है, व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है ना। सर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को भी हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। पहला तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और दूसरा, अलाइनमेंट विथ अलाइनमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज, बिजनेस रिसोर्सेज को विथ अलाइनमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज विथ स्ट्रेटेजिक गोल। ठीक है। ये दो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो मेन काम, व्हाट क्या है परफॉर्मेंस, सर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। किस चीज के लिए, और उसके एलिमेंट्स क्या है। देखिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसका काम होता है कि ऑब्जेक्टिव की सेटिंग करना और प्लानिंग करना, यानी प्लानिंग कह सकते हैं या ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ऑब्जेक्टिव सेटिंग इसमें किया जाएगा। सो दूसरा पार्ट क्या होगा इसका, ऑब्जेक्टिव सेटिंग के बाद जो भी आपको काम करना है, जो अपने ऑब्जेक्टिव का सेटिंग किया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे पॉइंट्स आपको याद, ये की वर्ड्स हैं जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये की वर्ड्स हैं। इस तरह से आप भी अगर इसको प्रोसेस में रख लेते हैं तो दिमाग में एक प्रोसेस बन जाएगा आपका, और फिर आपको ये बुक्स वगैरह पढ़ के रटने याद करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आप चीजों को लिख सकते हैं कभी भी कहीं भी, और कोई भी जवाब दे सकते हैं। सर, प्लानिंग करना, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करना। इम्प्लीमेंटेशन के बाद सर क्या किया जा सकता है, मॉनिटर, यानी कि मॉनिटरिंग करना, ये भी मैनेजमेंट का काम है। जो भी काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, प्लान करना कि सर हमें, जैसे आपको क्या बताना है, सर हमें सीएमए का फाइनल एग्जाम पास करना है, तो उसकी प्लानिंग करिए, पढ़ाई कैसी करनी है, फिर पढ़ाई प्लानिंग करने के बाद कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये प्लानिंग हो गया। इम्प्लीमेंटेशन यानी काम शुरू कर दीजिए। मॉनिटरिंग का मतलब एक सप्ताह एक महीने के बाद देखते रहिए जो प्लान बनाए थे उस पर काम चल रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। और उसके बाद से सर, यहाँ तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, एम्प्लॉयज भी होते हैं, यानी कि इसमें फीडबैक लेना होता है। फीडबैक के बाद जो होता है, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस का अप्रेजल करना होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल कहिए आप, या इसको कहते हैं रिवॉर्ड सिस्टम एस्टेब्लिश करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल। और यदि कुछ कमी रह गई है तो रीसेट करना, इसमें कहते हैं रीसेट करना, क्या, ऑब्जेक्टिव को और अपनी एक्टिविटीज को रीसेट करिए, और फिर रीसेट करने के बाद पुनः प्लानिंग शुरू करिए, और ये ऐसे आप चलते रहेंगे।
तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। मॉनिटरिंग के बाद फीडबैक लेना, फीडबैक परफॉर्मेंस अप्रेजल में होता है, जो कहते हैं ना कि हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के एंड में हम परफॉर्मेंस देखते हैं कि किसने कितना परफॉर्मेंस किया, उसके अकॉर्डिंग उसको कौन सा रिवॉर्ड मिलना चाहिए, कितनी उसकी सैलरी होनी चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं, उसका प्रमोशन होना चाहिए, ये सारी बातें जो होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल। एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर पूछा जाए आपसे कि सर ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का हिस्सा है, बिल्कुल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। तो ऑब्जेक्टिव को रीसेट करना है। रीसेट करने का मतलब यहाँ से ये हुआ कि सर कोई भी एक्टिविटीज में कमी रह गई, ऑब्जेक्टिव जो हमने सोचा था काम कैसे करना है, क्या कैसे अचीव करना है, अगर वो चीजें हो सकता है कि जो हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं उससे बहुत बड़ी हो, या हो सकता है कम हो, क्योंकि आप जो सोचते हैं कि सर इस सप्ताह में हम अपने 10 चैप्टर कवर कर लेंगे, हो सकता है आपने बहुत बड़ा लक्ष्य रख लिया हो, पर मुश्किल है, ये नामुमकिन है। तो फिर से एक सप्ताह के बाद अब रखिए 10 चैप्टर नहीं, 7 चैप्टर सर हम या 6 चैप्टर हम कवर करेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव ऐसा सेट करिए कि जो अचीव करने लायक हो, यानी उसमें आपने रीसेट किया। हो सकता है सर आपने कम सोच लिया हो, 10 चैप्टर नहीं 12 चैप्टर कवर हो सकते थे, तो नेक्स्ट वीक में आप 12 चैप्टर्स को अपना क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि हम इस पीरियड में अब ये कवरेज रखेंगे। तो उसी तरह से रीसेटिंग की जाती है और फिर उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना, फिर इंप्लीमेंट करना, फिर मॉनिटरिंग करना, फिर फीडबैक देना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना। ये मैनेजमेंट यानी किसी भी एंटरप्राइज में यानी बिजनेस में ये चलता रहता है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया, क्लियर हो गया सर। इन चीजों को और हम क्या बोल सकते हैं, इनको आप कह सकते हैं एलिमेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के एलिमेंट्स हैं ये, और ये सब, और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये एक सीक्वेंस में परफॉर्म किए जाते हैं, और ये मैनेजमेंट का काम होता है इसको परफॉर्म करना। ठीक, दूसरा सर ये कौन सा पॉइंट लिखा है आपने, अलाइनमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज विथ स्ट्रेटेजिक गोल। इसका सीधा सीधा मतलब है कि स्ट्रेटेजिक गोल जो होता है बिजनेस की, ये सब रिसोर्सेज हैं, या चाहे वो एम्प्लॉयज हो गए या हमारी इन्वेंटरी हो गई, जो भी रिसोर्सेज हैं जिससे हम बिजनेस को परफॉर्म करते हैं, वो सब के सब किससे जुड़े हुए होने चाहिए, वो हमारे स्ट्रेटेजिक गोल। आपको जाना कहाँ है ये पहले से आपको डिसाइड होना चाहिए। सर पहले भी हम आपको बता चुके हैं, ऑब्जेक्टिव जो होता है ये छोटे छोटे पीरियड के लिए बनाया जाता है, ताकि जैसे आपका ऑब्जेक्टिव होता है, अभी अगर सब आपने सीएमए में अपना एडमिशन कराया होगा तो सर हमारा ऑब्जेक्टिव सर फाउंडेशन पास करने का होगा, और गोल हमारा लॉन्ग टर्म होता है। गोल हमारा था सीएमए बन के एक सक्सेसफुल अपना प्रैक्टिस करना है, तो ये जो भी हो सक्सेसफुल पर्सन बनना, ये आपका गोल है कि। लेकिन ऑब्जेक्टिव का आप ऑब्जेक्टिव ये थोड़ी उस समय सेट करते हैं, फाउंडेशन फिर इंटर का फिर फाइनल का फिर अपना बिजनेस, आपको नौकरी करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होते हैं, उनको सेट करके और फिर आप आगे बढ़ते हैं गोल तक। तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं सर, वो गोल्स को अचीव करने के लिए होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हमको गोल्स को अचीव करना होता है, मतलब सभी चीजें काम जो होनी चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो गोल को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, ये मैनेजमेंट का काम है। सर ये 3 चीजें हो गई। चौथा कंपोनेंट को भी मैंने बता दिया कि इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में जो चीजें ये यूज होती हैं इनको आप कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है सर, तो कंपोनेंट हो गया, और मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या हो गया, बस एक और टॉपिक है ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट ये जो अभी हमने कहा इम्प्लीमेंटेशन करना और ये चेक करना, फीडबैक करना, यही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का हिस्सा है सर। आगे आप पढ़ेंगे, आप जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें सब कुछ होगा भाई, उस चैप्टर वो टूल्स बताए जाएंगे, ये टूल्स कैसे करता है। आप फ्यूचर के मैनेजर बनने वाले हैं तो टूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सिचुएशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और उसके बाद आपको यही प्रोसेस यूज करना होता है। चलिए उसके बाद सर ऑब्जेक्टिव क्या है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, और ये हमारा खत्म होता है इंट्रोडक्शन। ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पीएम का मतलब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो आप जानते ही हैं, प्रॉफिट मोटिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, लेकिन परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। और एक चीज आपको बता देते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ था ना पैरामीटर्स, इससे जो होती है ना ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, ये इसका होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये जो ऑपरेशन मैनेजमेंट किया जाता है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना वो होता है सस्टेनेबल ग्रोथ। आप फ्यूचर में भी सरवाइव करें इसके लिए है ये, इसको कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है ना,
तो सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो अपने एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर, कस्टमर रिलेशनशिप बना के रखिए, सप्लाई मैनेजमेंट वगैरह का तरीका बना के रखिए। प्रॉफिट सिर्फ चाहिए तो वो तो आज का है, इस पीरियड में सर कॉस्ट कम आई, खूब सेल हो गई, प्रॉफिट हो गया, हो सकता है अगले पीरियड में ना हो, कुछ कमी हो, आपका कस्टमर आपसे दुखी हो, अगली बार आपके पास ना आए, तो वो चीज यहाँ से चाहिए होती है। सस्टेनेबल ग्रोथ उधर होता है। तो ऑब्जेक्टिव में सर अगर एम्प्लॉयज पे पहला फोकस किससे होगा, एम्प्लॉयज पर, एम्प्लॉयज से रिलेटेड है तो एम्प्लॉयज का क्या करना सर, इनको इनकी ट्रेनिंग भी करना, बिल्कुल ट्रेनिंग कराइए सर, इनका स्किल डेवलपमेंट करवाना, करवाएंगे, स्किल डेवलपमेंट करवाएंगे आप। और क्या करना होगा सर स्किल डेवलपमेंट के बाद, ये सब ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, इनके लिए प्रॉपर इंसेंटिव सिस्टम बनाएंगे, इंसेंटिव सिस्टम जो होगा प्रॉपर बनेगा, सही है, कि उनको रिवॉर्ड मिले, भाई मेहनत करने वाले को पैसा मिलना चाहिए उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग। तो ट्रेनिंग है, स्किल डेवलपमेंट, इंसेंटिव सिस्टम हो गया। मोटिवेट करना होगा, मोटिवेट करना होगा, किसको मोटिवेट करना होगा सर, एम्प्लॉयज को। और क्या करना होगा सर, हमारे अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप करनी होगी, लीडरशिप स्किल अब मैनेजमेंट के अंदर, सुपरवाइजर के अंदर, यानी जो भी मैनेज करने वाले लोग हैं उनके अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप करना, यानी कि ग्रुप बांट देना कि 10 एम्प्लॉयज हैं, उनके बीच में एक लीडर होगा जो उनको मोटिवेट करता रहेगा और उनका ख्याल रखेगा, उनसे काम भी करवाएगा, इस तरह से लीडरशिप स्किल भी डेवलप करते रहना, ईटीसी। ये सब ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव ये कहा कि ये बेसिक चीजें हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्यों करना है। कोई आपसे पूछेगा सर ये हमारी ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए किस तरह से करना है, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सर 2 प्रोसेस में होता है। रिसोर्सेज के साथ अपने ऑब्जेक्टिव गोल जो है उनको अलाइनमेंट करा देना, उनको जोड़ देना, मैनेजमेंट का काम है। दूसरा, इसमें काम होता कैसे है, तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो प्लानिंग से स्टार्ट होकर इम्प्लीमेंटेशन, फीडबैक और इधर से होते हुए रिवॉर्ड सिस्टम एस्टेब्लिश करते हुए, कोई रिवॉर्ड फिर रीसेट करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव को, फिर प्लानिंग पे आ जाता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसके पहले क्या बताया था, ये देखिए, ये समरी है हमारी। अब ये समरी अगर आपकी कॉपी में बन गई तो इतने में आपका इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो समाप्त होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये जो चीज हमने पढ़ी क्या ये हमारे स्टडी मैट में है। तो ये देख लीजिए, इंट्रोडक्शन, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, ये फाइनेंशियल, हम यहाँ पे हाईलाइट करते हुए चल रहे हैं चीजों को। ये देखिए, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल पैरामीटर्स दोनों को डील करेगा, ठीक है सर। ट्रेडिशनल तरीका अपना जो था वो क्या था, परफॉर्मेंस मेजर मैनेज बाय फाइनेंस, वही फाइनेंस पहले से ही शुरू से हम बोल रहे हैं कि हम लोग फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे ही मैनेज करते आ रहे हैं। जबकि आज की डेट में जो बिजनेस इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, VUCA कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, इसकी वजह से ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो गया। और वी का मतलब वही वोलाटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्युइटी, इनसे रिलेटेड है सर। आगे लिखा हुआ है कि इन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए जो की पर्सन होते हैं, इनके की सक्सेस जो चाहिए होता है वो किसके बेसिस पे चाहिए होता है सर, हम अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाए, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और इसके लिए हमें अपने पीपल, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पीपल होते हैं, पीपल से रिलेटेड, उनको मैनेज करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज द की एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ये की एस्पेक्ट है कि परफॉर्मेंस में पीपल्स को मैनेज करना। कैसे कैसे पीपल्स उसमें आएंगे सर, ये देखिए लिखा हुआ है, हमारे एम्प्लॉयज, हमारे कस्टमर्स, हमारे सप्लायर्स, हमारे कंपटीटर्स, अदर ग्रुप अलोंग विद द इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स, ये सब के सब इंपॉर्टेंट और इन्हीं को मैनेज करना होता है सर। उसके बाद लिखा है, ठीक है मैनेजमेंट तो करना है, लेकिन मैनेजमेंट आखिर में है क्या, तो लिखा हुआ है मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या क्या होता है वो सब कुछ हमने आपको अभी एक समरी के रूप में बता दिया। दूसरा लिखा हुआ है अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजिक गोल, अपने रिसोर्सेज को, अपने परफॉर्मेंसेस को, अपने एम्प्लॉयज को, सबको उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल से आप
परिचित कराते हैं और उसके बेसिस पे वो लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। उसके बाद सर क्या इस चैप्टर में है, इस टॉपिक में देखिएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं कि यही चीजें लिखा हुआ है कि उनके लिए कॉम्पनसेशन पैकेज डिसाइड करना मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। कॉम्पनसेशन पैकेज का मतलब जो भी उनका पेमेंट होगा, पेमेंट सिस्टम होगा, जो भी रिवॉर्ड सिस्टम होगा, वो एक प्रॉपर होना चाहिए, ना उसमें कमी होनी चाहिए, ना जरूरत से वो ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, और उनको सुपीरियर परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेट करते रहना, ये भी मैनेजमेंट का ही काम है, जिससे कि गोल को अचीव किया जा सके। दूसरी बात, एम्प्लॉयज को प्रॉपर नॉलेज स्किल देके ट्रेन करिए। रिक्वायर्ड परफॉर्मिंग टू टास्क, टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी नेसेसरी चीजें हैं वो हमें एम्प्लॉयज को देते रहना है। फिर आगे लिखा हुआ है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट असिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव रिवॉर्ड सिस्टम। बिल्कुल सही है, अगर इफेक्टिव रिवॉर्ड सिस्टम होगा, मेहनत के बदले में लोगों को पैसा मिलेगा, तो मेहनत के हिसाब उसी के अकॉर्डिंग लोग मेहनत करना चाहते हैं। टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश करना, यानी कि जो भी हमारे सुपरवाइजर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन सिस्टम बेटर होगा तो कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा तो वर्क जो होगा वो हमारे वेस्टेज कम होते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर द स्ट्रेटेजिक पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबली, मतलब कह रहा है कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट डेवलप करिए। किसके लिए सर? जहां बिजनेस के एक्टिविटीज को अच्छी तरीके से परफॉर्म किया जा सके, लोगों में एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन हो और कम्युनिकेशन हो। ये सारी चीजें जो होती है ना, हेल्दी इन्वायरमेंट बनाती हैं लोगों में। मतलब एक होता है एक एम्प्लॉय दूसरे से सर वो जलन कर रहा है, उससे इससे है, उसके काम को रोकना चाहता है, जहां अक्सर होता है कि ये ह्यूमन बिहेवियर है सर। उन सब चीजों में इफेक्टिव काम ठीक से हो नहीं पाता, क्योंकि इन्वायरमेंट जो होता है गड़बड़ होता है, कुछ लोगों का वहां मन नहीं लगता, कुछ उसी के लिए बने ही होते हैं। छोड़िए, अब उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे कि कैसे कैसे लोग होते हैं, लेकिन कुल मिला के हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। और उस पे जो है फिर आगे लिखा हुआ कि जो भी डिजायर्ड स्किल नॉलेज है प्रॉपर ट्रेनिंग देके उसको डेवलप करिए। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयज का ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयज अगर स्किल्ड होंगे तो वो आपके जो अदर बिजनेस इन्वायरमेंट में अदर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें आपको स्ट्रेटजी गेन, क्योंकि जो स्किल्ड या हायर क्वालिफाइड जो आपके वर्कर्स जो होते हैं या आपके एम्प्लॉयज होते हैं, वो आपको एडवांटेज दिलाते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे, मतलब उनको डिफरेंशिएट करते हैं। कोई पीछे रह गया, कोई बिजनेस आगे बढ़ गया, तो मेन बिजनेस कंपनी तो काम करती नहीं है, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, काम करने वाले लोग यही होते हैं। तो वो प्रॉपर स्किल ट्रेंड होंगे तभी तो ये मैनेजमेंट का ही काम होता है, उनको प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग देना। तो ऑब्जेक्टिव में हो गया सर। कितना सिंपल सी बात है, कुछ कठिन है ही नहीं, लग ही नहीं रहा है, फाइनल लेवल की बातें हैं, लेकिन ठीक है। एलिमेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के एलिमेंट क्या है, मैंने वहीं से कहा था, प्लानिंग से स्टार्ट होता है। परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, फीडबैक मैकेनिज्म लगाना, रिवॉर्ड सिस्टम लगाना, ऑब्जेक्टिव को अमेंडमेंट करना या रीसेट करना, और फिर से प्लानिंग के लिए शुरू हो जाना। ये सब उसके कंपोनेंट्स हैं, और इसी को अगर सर्कुलर वे में जोड़ दिया जाता है तो ये कहलाता था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का प्रोसेस। जोड़ दीजिए सर्कल बेसिस में, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया, और अलग अलग सबको डिफाइन कर दीजिए तो वो एलिमेंट्स हो गए। ठीक है सर। अब ये चैप्टर 1 का ही है, पहले इंट्रोडक्शन था, फिर पार्ट 2 में आ गया सर परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ये एक यूनिट और कर लेते हैं हम लोग। इसमें जो है इसकी भी समरी दिखाते हैं पहले आपको, फिर इसके बारे में फिर समरी बनाते हैं। आपको कॉपी ले लीजिए, अपना कॉपी उठा लीजिए, आपका पहला जो इंट्रोडक्शन टॉपिक था वो आपकी कॉपी में लिख लिया गया है, और उसका आपने अपने स्टडी मैट से रिवीजन भी कर लिया, जो भी मेन पॉइंट्स हैं। अब एक बार और पढ़ लेंगे आप एग्जाम टाइम में तो सर क्लियर है, इतने में तो हमारा काम ही हो जाएगा। दूसरी बात, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ तक तो हो गया था। अब 1.1 यूनिट में जो है चैप्टर 1.1, इसमें क्या दिया हुआ है सर? चैप्टर 1.1 में है, लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी
एंड एफिशिएंसी, पूरा लिखते हैं एफिशिएंसी। सर इस यूनिट में क्या पढ़ना है, आराम से समझिएगा, 5 मिनट का टॉपिक है ये भी यूनिट बस। परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जो भी एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस, अपने एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस यदि आप मेजर करने जा रहे हैं तो आपको 2 चीजों के बारे में जानना होता है। सर एक प्रोडक्टिविटी है, इससे परफॉर्मेंस का मेजरमेंट लिख दिया हमने, आप भी इसी तरह से याद करेंगे। एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करने के लिए 2 टूल्स हैं मेरे पास, जिसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं और दूसरे को एफिशिएंसी कहते हैं। इससे ये मापा जाता है कौन सा एम्प्लॉय बेहतर है, कौन सा खराब है। बस इतना ही सिंपल वे में समझ ली। सर प्रोडक्टिविटी को नापने के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी को मेजर कर किया जाता है इनपुट, जो भी आउटपुट आते हैं, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, जो भी आपने इनपुट डाला। एफिशिएंसी को भी कैसे मेजर किया जाएगा सर, ये भी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो दोनों में अंतर क्या है। इनको किया जाता है टाइम के बेसिस पे मेजर किया जाता है, यानी इनपुट क्या डाला आपने, टाइम, और इसमें इनपुट क्या डाला आपने, अपने रिसोर्सेज जैसे सर अपना कॉस्ट होता है, अपना पैसा होता है। इनको क्वालिटी के बेसिस पे, जो भी क्वालिटी के बेसिस पे अगर मेजर किया जाए तो वो एफिशिएंसी कहलाती है। यानी जहां मिनिमम कॉस्ट पे काम हो, जहां मैक्सिमम क्वालिटी मिले, ठीक, जहां मिनिमम वेस्टेज हो और मिनिमम वेस्टेज पे मैक्सिमम आउटपुट अगर मिलता है आपको, वहां एफिशिएंसी होती है। यानी सर प्रोडक्टिविटी तो ठीक, कम समय में आपने ज्यादा काम किया, कम समय में सर 1 ही घंटे में 2 लोगों ने, अगर अब ये देखिए, अब दोनों को समझाते हैं, ये दोनों बातें लिख दी आपने, यहां तक लिख लिए, रिसोर्सेज, कॉस्ट, क्वालिटी, मिनिमम वेस्टेज के बेसिस पर यदि आउटपुट आता है तो एफिशिएंसी, और टाइम के बेसिस पे 1 घंटे में ए ने 20 यूनिट बनाया, 1 ही घंटे में बी ने सर 25 यूनिट बनाया, तो प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, बी की ज्यादा है। लेकिन बी ने बहुत सारे वेस्टेज किए, बी ने बहुत सारा कॉस्ट एक्सपेंस किया, बहुत सारे खर्चे किए, बी की क्वालिटी ठीक नहीं थी, यानी बी एफिशिएंट नहीं है। उसकी प्रोडक्टिविटी तो अधिक है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। जैसे क्रिकेट में देखते हैं आप, एक बॉलर होता है सर, वो बॉल तो फेंकता है 150 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसको विकेट नहीं मिलता। क्यों नहीं विकेट नहीं मिलता, क्योंकि सर उसकी बॉल इधर उधर जाती है, उसकी बॉल में एफिशिएंट बॉलिंग उसकी नहीं है, क्योंकि वो जिस जगह पे पड़नी चाहिए वहां पड़ती ही नहीं है। हाँ, तो ये भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे बॉलर आए और गए जिनका बॉलिंग स्पीड तो था लेकिन वो सही जगह पे बॉलिंग कर नहीं पाते थे। तो प्रोडक्टिविटी वही स्पीड है और एफिशिएंसी सही जगह पे बॉल का पड़ना है। तो अब देखिए यहां समझाते हैं कि प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी, बस ये जैसे समझेंगे आप, ये यूनिट भी आपका कंप्लीट हो गया। इतना ही बात है, घुमा घुमा के पूरे यूनिट में लिखा हुआ है। अभी हम आपको उससे भी लिंक करवा देंगे, दोनों को अलाइनमेंट करवा देंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा और जो आपके स्टडी मैट में लिखा हुआ है। ए और बी 2 लोग हैं सर, इसने भी 2 आवर्स, इसमें ये कितना यूनिट बनाया सर, इसने 20 यूनिट बनाया और इसने 44 यूनिट्स बनाए, ठीक है, इनका प्रोडक्शन है ये। सर इसने टाइम कितने लिए, आवर्स, इसने भी 2 आवर्स लिए, मान लीजिए इसने भी 2 आवर्स लिए। तो अगर आप प्रोडक्टिविटी निकालना चाहते हैं तो प्रोडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट होती है, वही आउटपुट अपना कितना आया 20, इनपुट्स कितने घंटे आपने डाले 2, यहाँ आउटपुट कितना मिला 44, कितने घंटे आपने खर्च किए 2। सर यहाँ पे 10 यूनिट पर आवर और यहाँ हो गया
इसकी प्रोडक्टिविटी है, सॉरी 10 कहाँ, 20, इसको 40 कर लेते हैं, काफी अंतर हो जाएगा। इसको 40 कर लीजिए, इसका हो जाएगा 20 यूनिट पर आवर और इसका हो गया 22 यूनिट पर आवर। ये हो गया आपका सर किसकी, ये तो हो गया प्रोडक्टिविटी। ठीक है, समझ में आ गया प्रोडक्टिविटी क्या है। अब एफिशिएंसी निकालना है, तो सर इसने 40 यूनिट ही बनाए, लेकिन इसने 40 यूनिट के लिए जो कॉस्ट है, इसने इसने 20 रुपीज का एक्सपेंसेस किया, 20 रुपीज का एक्सपेंस किया, और ये 44 यूनिट बनाने के लिए ये लगभग 30 यूनिट 30 रुपीज का एक्सपेंस कर दिया। तो यदि पूछा जाए दूसरी चीज सर किस फैक्टर पे हो सकती, वेस्टेज भी देखते। इसने इसने 10 रुपए का वेस्टेज किया है और ये 15 रुपए का वेस्टेज कर दिया, तो कौन एफिशिएंट है उस बेसिस पे निकालें। जैसे यहाँ पे देखिए कॉस्ट हो गया, अब आप एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं, तो ये एफिशिएंसी भी आउटपुट, एफिशिएंसी जो निकलेगी, आउटपुट कितना दिया है इसने सर 40 यूनिट, कॉस्ट कितना खर्च किया 20, और इसने 44 यूनिट बनाया और ये हो गया 30 रुपीज। तो इसका लगभग एफिशिएंसी क्या है 2 यूनिट पर रुपीज, यानी 2 यूनिट पर रुपीज, सॉरी 2 यूनिट पर, 1 रुपए खर्च करके इसने 2 यूनिट बनाए। और इसका क्या आ जाएगा सर, इसका आएगा 1.4 समथिंग यूनिट पर रुपये, यानी 1 रुपए में ये 1.4 यूनिट बना रहा है सर। ये ज्यादा एफिशिएंट कौन है, प्रोडक्टिविटी के फॉर्म में देखिए तो ये ज्यादा प्रोडक्टिव है सर, कम समय में ज्यादा काम करता है। लेकिन एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, ये कम रुपए खर्च करता है, ये जो है अधिक रुपए खर्च करेगा 1 यूनिट बनाने का, क्योंकि ये 1 रुपया खर्च करके मात्र 1.4 यूनिट बना रहा है, ये 2 यूनिट्स बना रहा है। तो डिसीजन मेकर हमको पता है, आप बहुत अच्छे हैं, आपको ये बात समझ में आ गई होगी किसकी एफिशिएंसी है। और तीसरी होती है ओवरऑल एफिशिएंसी। अगर देखना हो ओवरऑल एफिशिएंट कौन है, ओवरऑल एफिशिएंट कौन है, तो यहां सर यदि ये जानते हैं अगर कोई प्रोडक्टिव भी है, अगर इन दोनों में अगर ओवरऑल एफिशिएंट चेक करना है, ओवरऑल एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, तो अगर इसकी प्रोडक्टिविटी भी अधिक होती, ध्यान से समझिएगा, इसकी प्रोडक्टिविटी भी अधिक होती, इसकी एफिशिएंसी भी अधिक होती, तो कहा जाता है ये ओवरऑल इसकी एफिशिएंसी, यानी सब कुछ इसका ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल एफिशिएंसी दोनों में नहीं है। ओवरऑल क्यों, क्योंकि एक की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो दूसरी की एफिशिएंसी ज्यादा है। अगर एक ये चीज, दोनों चीजें एक ही में होती, चाहे ए में या बी में, तो वो ओवरऑल एफिशिएंट माना जाता कि सर कम समय में प्रोडक्शन भी किया और उसने कॉस्ट भी कम खर्च की, तो वो हो जाती ओवरऑल एफिशिएंट या एफिशिएंसी। यानी ये प्रोडक्टिविटी प्लस, इसमें हम ये याद रख लें प्रोडक्टिविटी प्लस एफिशिएंसी, इसमें दोनों का समावेश होता है, और इंक्लूड्स बोथ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, बस। और ये एफिशिएंसी का हमने बताया ना, क्वालिटी के बेसिस पे, कॉस्ट के बेसिस पे, वेस्टेज के बेसिस पे, यानी इन सब के बेसिस पे एफिशिएंसी का मेजरमेंट किया जा सकता है, और टाइम के बेसिस पे इनको किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो ये यूनिट भी नोट कर लिया होगा आपने। बस अब आइए देखते हैं, ये आपका यूनिट भी समाप्त होता है। ये देखिए लिखा हुआ है परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी के बारे में क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बोथ मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, ये दोनों एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करते हैं। व्हाइल द प्रोडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ आउटपुट ओवर द टाइम, सीधा सीधा लिखा हुआ है ओवर द टाइम, और एफिशिएंसी इज रिलेटेड मेजर ऑफ आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट्स। इनपुट्स मतलब हमारा यहाँ से रिसोर्सेस है, जैसे हमने बताया जो कॉस्ट डालते हैं ना, तो हमारे रिसोर्सेज हैं, उसमें खर्च होते हैं सर, हमारे वेस्टेज जो कर रहे हैं आप उसके बेसिस पे, और टाइम के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे निकाला जाता है। द टू मेजर्स टुगेदर आंसर हाउ क्विकली द जॉब इज कंप्लीट, दोनों कहते हैं कि जॉब को कितना जल्दी करना है, एज वेल रिसोर्सेज विच हैव टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द जॉब, जॉब में
कितना रिसोर्सेज लगता है और कितना जल्दी होता है, दोनों एफिशिएंसी में भी आती है और प्रोडक्टिविटी में आती है। और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, द इशू ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी मेजर्स ओवरऑल एफिशिएंसी, और ये दोनों मिलके प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों मिलके क्या करते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी का मेजरमेंट करता है। अभी बताया ना, ए और बी अगर दोनों, ये एफिशिएंट भी है और ये ज्यादा प्रोडक्टिव भी है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी ए के पास है। ए को आप रखें अपने पास, उसको जाने ना दें। प्रोडक्टिविटी सच है, वही इनपुट आउटपुट का रेशियो लिखा हुआ है, ये आपका वही 200 घंटे में और 300 घंटे में दोनों लोगों ने कितना नंबर पाया, तो कोई कम पर आवर बेसिस में यहाँ पे आपका काम होता है, पर आवर बेसिस पे। इसने 32 पॉइंट इतना, एक अगर ये 1 घंटे पढ़ता है तो 32.5 32.5% इसको मार्क्स मिलते हैं, और ये 1 घंटे पढ़ता है तो इसको 24% मार्क्स मिलते हैं। तो दोनों में से कौन ज्यादा एफिशिएंट है, प्रोडक्टिव है, तो सर वो होगा ए। लेकिन अगर आप देखेंगे ए की क्वालिटी क्या है, खराब है या क्वालिटी के बेसिस पे, तो उससे एफिशिएंसी का मेजरमेंट हो जाता है। तो देखिए इनपुट में मैंने बोला कॉस्ट, क्वालिटी और ये क्या नाम है, रिफाइनमेंट्स, यानी अदर चीजें जो हैं वो सबको मिला के वो परफॉर्मेंस का मेजरमेंट किया जाता है, जो अभी हमने आपको बताया कि वेस्टेज वगैरह सब कुछ जो है वो उसमें हो गया, इनपुट्स में, रिसोर्सेज में। तो एफिशिएंसी को वही बोला है रिसोर्सेज के बेसिस पे, और उसको उसमें खत्म हो गया। जो थर्ड यूनिट यानी मतलब पॉइंट टू इंट्रोडक्शन हो गया। अब सर पहला पॉइंट हो गया अपना इंट्रोडक्शन, दूसरा क्या पढ़ चुके हैं आप सर? दूसरा हमने पढ़ लिया परफॉर्मेंस को मेजर करने के दो टूल्स, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। दोनों आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एकदम हमने एक आसान सा एग्जांपल आपके सामने रख दिया और 3 चीजें उसमें समझा दी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। ये देखिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये हमने बताया ये टूल्स हैं। इसमें हमें कुछ पढ़ाना नहीं है, इसमें बस ये बताना है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस के जो टूल्स हैं वो आप पहले से पढ़े हुए हैं। आप अकाउंटिंग पढ़ के यहाँ तक अगर फाइनल में आए हैं तो अकाउंटिंग पढ़े हुए हैं, तो सर बैलेंस शीट के बारे में यदि हम आपको बताने लगे तो आपके साथ बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि आप बैलेंस शीट को जानते हैं, इसमें एसेट लायबिलिटी दिखाई जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन दिखाया जाता है, और ये टूल है मेजरमेंट करने का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो बैलेंस शीट हो गया, यानी कि जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसमें क्या इंक्लूड होता है सर? बैलेंस शीट होता है, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, चेंजेस इन इक्विटी जो होती है वो, और एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये आप बनाते हुए आ रहे हैं शुरू से, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप पढ़े होंगे, तो ये चीज आपको हम समझाएं तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा सर? ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी हमारे लिए। आप ये बोलेंगे सर बैलेंस शीट नहीं बताइए, इनकम स्टेटमेंट नहीं बताइए, सब हमें पता है, इससे इनकम निकाली जाती है, उससे फाइनेंशियल पोजीशन को जाना जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसके लिए जरूरी है बनाने के लिए वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है, 2 प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड से बनते हैं, तो सारी बातें आप जानते हैं। चेंजेस इन इक्विटी कितना मतलब कितना हमारा नेट प्रॉफिट से इंक्रीज किया है इक्विटी, और कितना जो है नया इक्विटी शेयर इशू हुआ है, किस तरह का इशू हुआ है, वो सब चीजें वो नोट्स में, वो एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो होते हैं उसमें सब दिया होता है, इक्विटी के बारे में भी और दूसरी चीजों के बारे में भी एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं, ये आपको दिया हुआ है। और ये दे दिया आपको केस एचडीएफसी का, सीधा सीधा बैलेंस शीट उठा के दे दिया है कि देखिए कितना कितना है। तो यहाँ तक सर हम, ये बैलेंस शीट है, ये आप बनाते हुए आ रहे हैं, तो इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट है सर, इसमें कुछ भी पढ़ाने लायक नहीं है। ये अब इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू कर दें बताना आपको, तो ये तो टॉपिक ही बदल जाएगा, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाएगा, इसलिए हमने इसको हटा दिया। इसको आप जहाँ अकाउंटिंग में पढ़ते हैं वहीं पढ़िए, सिर्फ उसका रेफरेंस दे दीजिएगा। यहाँ अगर आ गया कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के टूल्स क्या क्या हैं, तो हमने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन में ही चैप्टर में समझा दिया था सर। और इसकी जो टेक्निक्स होते हैं ना, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है, ये शुरू से ही बनता है उस ट्रेंड एनालिसिस। कंपैरेटिव जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है कि आप देखे होंगे कि सर 2 साल की बैलेंस शीट बनती है, प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की। प्रीवियस करंट ईयर का जो फिगर होता है ना, इसमें परसेंटेज के रूप में, अगर ये मान लीजिए आपकी कोई मशीन है, पिछले साल 100 की थी, 100 करोड़ की, 120 करोड़ हो गई, तो कितना इसमें ग्रोथ हुआ सर? इसमें जो ग्रोथ हुआ है तो वो आप यहाँ पे चेंजेस लिख देते हैं,
चेंजेस कितना हुआ 20 का, और परसेंटेज चेंजेस कितना हुआ, कितना इंक्रीज किया, तो 20 डिवाइड बाई 100 कर देते हैं आप, 20% का चेंज हुआ, बस कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। सर ये किस तरह का एनालिसिस करता है, पिछले साल से इस साल का, तो इसको कहते हैं हॉरिजेंटल एनालिसिस, एच मतलब हॉरिजेंटल एनालिसिस करता है। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, ट्रेंड एनालिसिस सर वो हर साल की फिगर प्रीवियस ईयर करंट ईयर के फिगर्स को प्लॉट करता है और इस तरह से ये लाइन खींचता है और देखता है कि इसमें ट्रेंड क्या है, तो नेक्स्ट ईयर क्या पोजीशन होने वाली है वो ट्रेंड से पता चलता है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस सर ये टूल्स है हमारे लिए। दूसरा एक कॉमन साइज बैलेंस शीट होती है, क्लास 12th में भी पढ़ा होगा आपने सर, वो टोटल बेसिस पे चाहे इनकम स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट हो कैश फ्लो हो सबके लिए कॉमन साइज बनता है। वो क्या करता है, वर्टिकल एनालिसिस करता है। कैसा एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस। ये देखिए जैसे बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट का ये टोटल ले लेता है, टोटल बैलेंस शीट अगर 10 लाख की है और हमारी मशीन जो है फर्नीचर मशीन सर 2 लाख, ये हो गया 3, तो ये इसका कितना परसेंट हिस्सा था ईच ईयर का, वो एनालिसिस करता है। तो ये 2018 का है तो आप ये देखे होंगे कि ये 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 यानी सर 20% था। अगर उसके नेक्स्ट ईयर का कर लिया उसने बना लिया तो टोटल में ये मशीन अगर कितना होगा 20 में ये 40 ये 8 हो गई, तो ये 8 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 यानी कि टोटल में मशीन कितनी है, टोटल में फर्नीचर कितना है, टोटल में मशीन कितनी है, टोटल में फर्नीचर कितना है, ये परसेंटेज जब किया था इसको कहते हैं वर्टिकल एनालिसिस। ये टोटल इनकम या टोटल सेल पे, सेल में कितना हिस्सा हमारा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का है, कितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी कि वर्टिकल एनालिसिस। आप यहाँ पे टोटल सेल लिख दीजिए और टोटल सेल में सभी एक्सपेंसेस का परसेंटेज बताइए कि जैसे ये 10 में 2 कितना परसेंट हुआ, 10 में 3 कितना परसेंट हुआ। इसी को इनकम स्टेटमेंट कॉमन साइज में सेल के बेसिस पे किया जाता है, बैलेंस शीट में टोटल के बेसिस पे किया जाता है, कैश फ्लो में टोटल के बेसिस पे किया जाता है। टोटल में किस चीज की कितनी हिस्सेदारी है और उसमें जो चेंजेस होते रहते हैं वही देखा जाता है कि कौन सी हिस्सेदारी कह सकते हैं आप, या कौन सा पार्ट जो है ग्रो कर रहा है, कौन सा पार्ट डिक्लाइन कर रहा है, उसे एनालिसिस करने में मदद मिलती है। तो ये दो टूल्स हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है सर, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज, ये सब आप लोग अकाउंट्स में पढ़े हुए हैं, इसलिए हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये जो है फिर एनालिसिस का टूल फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी और फ्री कैश फ्लो टू फर्म, इसके बारे में अभी डिस्कशन मत करिए, एग्जाम में आना है तो एसपीएम जो सॉरी एसपीएम बोले बिजनेस वैल्यूएशन में यही तो पढ़ना है, पूरा का पूरा टॉपिक ही यही है। तो बिजनेस वैल्यूएशन में इसको पढ़ेंगे एकदम डिटेल नॉलेज। यहाँ सर इसको छोटा सा एक्सप्लेनेशन देके फिर कोई मतलब ही नहीं, वहाँ टाइम हमारा नुकसान करेंगे आप, बिल्कुल हम आपका टाइम 1 मिनट का भी नुकसान नहीं करने वाले। अगर आप फ्री कैश फ्लो टू फर्म, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, इसको समझना है, इस पे कैलकुलेशन करना है, इस पे लगभग पूरा बिजनेस वैल्यूएशन ही इसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ उसको समझाने का कोई मतलब, बस ये जानिए कि हाँ सर ये फाइनेंशियल मैटर्स के पैरामीटर्स हैं और इनका एनालिसिस किए बिना हम अपना ठीक से प्रॉफिट या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट नहीं कर सकते। अकाउंटिंग रेशियोज आगे दिया हुआ है तो ये सब तो बता ही चुके हैं। इसके बाद से सर अकाउंटिंग रेशियोज हैं, हाँ बिल्कुल है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो, लिक्विडिटी, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी पढ़ते थे, सॉल्वेंसी रेशियो, इन्वेस्टमेंट रेशियो, ये सभी रेशियो परफॉर्मेंस को मेजर करने के टूल्स हैं। ये यूनिट भी समाप्त होता है। तो इसमें सब कुछ वही है जो आप अकाउंट्स में पढ़े हुए हैं, शुरू से क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं का नाम है, उनको कहा जाता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के टूल्स। तो अपना सर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस इन टूल्स के बेसिस पर किया जाता है। तो आज हमने 3 टॉपिक कवर कर लिया, आज ये तक की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। बस आपने आज काफी कुछ सीख लिया, काफी आसान भी था सर, इंट्रोडक्शन है तो बस नाम जानना है कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या आपने पढ़ लिया। सर इंट्रोडक्शन में हमने सारे पैरामीटर्स वगैरह के बारे में जान लिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है इसको भी जान लिया। दूसरा जो टॉपिक था वो था प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी, यानी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए प्रोडक्टिविटी प्लस एफिशिएंसी, इनको भी सीख लिया। और एक तीसरा टूल सीख लिया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस के टूल्स क्या क्या हैं, तो वो भी अपना ये टॉपिक कवर हो गया।
अभी नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोक्योरमेंट टू पे एंड वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हमने शुरू में ही कहा था एम्प्लॉयज या बिजनेस से रिलेटेड जो भी पीपल होते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए उनसे रिलेशनशिप मैनेज करके रखना और मेंटेन करके रखना, इफेक्टिव रखना काफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, उसके क्या इम्पोर्टेंस है और उसका तरीका क्या है, उसके बारे में इस टॉपिक में दिया हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।